तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका भाई बात करने वाला है क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1.2। ठीक है, ये एनसीईआरटी के बुक जैसा आप देख पा रहे हैं। ये प्रश्नावली 1.2 है, क्लास 10 मैथ यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। ये क्लास 10 मैथ है और ये एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक ले लीजिए आप लोग। ठीक है, और इस वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां। ठीक है, अब पूरा सातवां क्वेश्चन तक पूरा हम लोग बात करेंगे, अच्छे तरीके से हल करेंगे इसको। ठीक है, और पूरा क्वेश्चन संपूर्ण से इसमें जो पूरा प्रश्नावली 1.2 है पूरा समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और मैं थोड़ा जूम करके आपको क्वेश्चन में पहला पढ़ के सुना देता हूँ, फिर इसको हल करता हूँ। ठीक है, प्रश्न नंबर पहला है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जितनी भी संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं 140, 156, 3825, 5005, 7429, इन सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, पहले इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, इसको करेंगे। बहुत ही सिंपल होता है अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लिए हैं। अब मैं सीधे चलता हूँ इसको सॉल्यूशन की तरफ। इसको नोट कर लीजिए वीडियो को रोक कर कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब चलिए 140 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में उनको तोड़ते हैं, फिर 156 को तोड़ेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह इसको, ठीक है, पाँचों इसको सॉल्व करते हैं। चलिए पहला 140 था, अब 140 का हमें क्या निकालना है, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए सिंपल होता है, करना है आपको कुछ नहीं होता है। 140 का मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा, 140 का एलसीएम। अब 140 का एलसीएम कैसे निकालता है मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो सिंपल होता है, 2 से कटाएंगे तो 2 7 14, 0 बार में कट जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 3 6 और 2 5 10, 35 बार में कट जाएगा। फिर 5 से कटाएंगे तो 5 7 35, और फिर 7 से कटाएंगे तो 7 एकम 7। ठीक है, तो ये आपका हल हो गया। ठीक है, इसको कैसे लिख देंगे, तो 140 बराबर कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, 2 2 बार आया तो 2 पे पावर 2 हो जाएगा। फिर 5 एक बार आया तो 5 ऐसे ही रहेगा, 7 एक बार आया तो 7 ऐसे ही रहेगा। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, 140 को मैंने अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक है, देखिए कितना सिंपल है। ठीक है, तब पहले का पहले 140 का मैंने लिख दिया और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, कितना नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन के लेके। ठीक है, पहले का दूसरा, और पहले का दूसरा था 156, क्या था, 156 था। उसी प्रकार 156 को भी निकाल देंगे हम स्टूडेंट। ठीक है, अब सिंपल करना हमको ये चीज़ है कि 156 का मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब 156 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सिंपल वही चीज़ है, 2 से भाग जाएगी तो 2 7 14 और 2 8 16, 78 बार में। फिर 2 से चली जाएगी तो 2 3 6 और 2 9 18, 39 बार में। फिर ये 3 से जाएगी, 3 एकम 3 3 तो लेकिन 13 बार में कट गया। फिर ये 13 से कटेगा तो 1 बार में। ठीक है, तो सिंपल। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो 156 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब 2 2 बार आया तो 2 पे पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो कितना सिंपल है। तो यह पहले का दूसरा था। ठीक है, तो दूसरा भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पे पहले का तीसरा। ठीक है, और पहले का तीसरा, अब इसको हल करते हैं। अब ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा ब्लर कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो पहले का तीसरा, अब पहले का तीसरा दे रखा है 3825। ठीक है, अब 3825 को सॉल्व करते हैं। तो वही चीज़ है, 3825 का मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं 3825 का। 3825 तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। 3 एकम 3 3 दूनी के 6, बच गया 22, 3 7 21, 3 5 15। ठीक है, फिर ये 3 से जाएगा, 3 चौक को 12, 3 दूनी के 6, 3 5 15। ठीक है, 425 बार में कट गया। ठीक है, अब सिंपल आपको करना क्या है, फिर 3 से भाग देना है। 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 चौक को 12। ठीक है, 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 2 7 7 4 11 हो रहा है। ठीक है, 5 से कटेगा, किससे कटेगा, 5 से। 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 8 40,
यहाँ पूरा 8 बार में गया और 50 25 85 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये एक नहीं है। ठीक है, 85 बार में 5 से या 85 बार में कट जा रहा है। ठीक है, फिर 5 से कटाएंगे तो कितना बार कटेगा, 5 एकम 5 और 5 साते 35, 17 5 85 होता है। फिर 17 से कटेगा तो 17 एकम 17। ठीक है, ऐसे कटेगा। अब सिंपल आपको करना क्या है कि 3825 जो दे रखा है स्टूडेंट, अब 3825 बराबर हम क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। अब 3 2 बार है तो 3 पे पावर दूँ, 5 2 बार है तो 5 पे पावर दूँ। ठीक है, इसी तरह 7 1 बार है तो 7। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इजी है और पहले का तीसरा भी आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। अब पहले का चौथा देख लेते हैं। और पहले का चौथा दे रखा है 5005। ठीक है, अब 5005 को हमको निकालना है। ठीक है, तो हम लोग 5005 को तोड़ते हैं तो 5005 का मुझे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो 5005 को कटाएंगे किससे, पहले 5 से कटेगा, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। ठीक है, फिर ये किससे कटेगा, 7 से कटेगा। 7 से कितनी बार, तो 7 एकम 7, यहाँ कितना बचेगा 3, 30 हो जाएगा ना, तो 30 हो जाएगा। तो 7 चौक 28, फिर 30 में से 28 जाएगा तो 2 21 हो जाएगा, 7 3 21 143 बार। अब ये किससे कटा, 11 बार में, तो 11 से कटेगा तो 11 एकम 11 11 3 33, फिर ये 13 से कट जाएगा। ठीक है, तो अब सिंपल है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 5005 बराबर कैसे लिखेंगे, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अभी ऐसे ही छूट जाएगा क्योंकि इसमें कोई 2 बार नहीं है कि घात में लिखें। ठीक है, 5 भी एक है, 7 भी एक है और 11 भी एक है, 13 भी एक है, तो ये ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं। तो पहले का चौथा हो गया, लास्ट पहले का पाँचवा भी सॉल्व कर देते हैं और क्लियर हो जाएगा। तो पहले का पाँचवा दे रखा है आपका 7429। अब 7429 का निकालना है तो सिंपल है, 7429 का एलसीएम लेना पड़ेगा। चलिए ले लेते हैं, किससे कटेगा, 7429 से पहले 17 से कटेगा, 17 से कटेगा और 17 से कटेगा 437 बार में, कितना बार में, 437 बार में। ठीक है, फिर यह 19 से कटेगा, 19 से कटेगा यह 23 बार में। ठीक है, फिर यह 23 से कटेगा 1 बार में। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 7229 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 13, बस ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये पहला का पाँचवा था। ठीक है, तो पहला का पाँचवा भी यहाँ पे सॉल्व हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए यहाँ पे प्रश्नावली 1.2 में पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, पाँचों मैंने सॉल्व करके आप लोगों को दिखा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ और इसको ध्यान से आप लोग पहले नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को, इसके बाद मैं बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। कह रहा है कि जितने भी यहाँ पे 26 और 91, 510 और 92, 336 और 54, जितनी भी तीन संख्या तीनों दिखाई दे रही है अलग अलग संख्या है, तो इन दोनों का पहले मुझे इसको हल करना होगा। तो इन दोनों का पहले हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा, फिर एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद फिर मुझे जांच करना पड़ेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के क्या होता है, बराबर होता है। इसी तरह सबको चेक करना पड़ेगा, एचसीएफ एलसीएम निकाल के, और इस फार्मूले पे चेक करना पड़ेगा कि दो संख्याओं को जो गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं रफ पे और वहाँ पे मुझे सॉल्व करके दिखाता हूँ तीनों को। देखिए दूसरे का पहला आ गया 26 और 91। ठीक है, तो जो संख्या दे रखा है 26 और 91, इसका पहले एचसीएफ निकालेंगे फिर एलसीएम निकालेंगे तब जांच करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले 26 और 91 का, तो पहले 26 का इधर हम एलसीएम निकाल देते हैं। ठीक है, और फिर उधर 91 का निकाल देंगे। तो 26 का निकालेंगे तो 2 से कटेगा, तो 13 दूनी के 26, और फिर 21 से कटेगा, 13 से कटेगा, 13 एकम 13। ठीक है, अब देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए क्या करना हमको यहाँ पे कि 26 हो गया, फिर ये क्या हो गया, 91 हो गया। ठीक है, पहले हम लोग इसको तोड़ देते हैं। अब 91 को 7 से कटाएंगे तो 13 7 91, फिर 13 एकम 13। ठीक है, ये दोनों रूप में ऐसे टूट गया।
अब देखिए 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 13 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। और 91 को क्या लिख सकते हैं, तो 7 गुणे 13 लिख सकते हैं। अब इस रूप में मैंने इसको क्या किया, तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद अब इसका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 26 और 91, 26 और 91 का एचसीएफ, 26 और 91 का एचसीएफ। अब एचसीएफ इसमें क्या होगा, तो देखिए सबसे क्या इसमें मिला है, 13 इसमें है, 13 इसमें है। ठीक है, तो यही तो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13। तो 26 और 91 का जो एचसीएफ निकल के आ गया वो क्या आ गया, 13 आ गया निकल के। ठीक है, सिंपल है। इसी तरह हम यहाँ 26 और 91, 26 और 91 का क्या यहाँ पे निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, 26 और 91 का एलसीएम। तो देखिए यहाँ पे 13 कॉमन मिला है तो 13 को 13 ले लेंगे, जो नहीं मिलता है उसको भी ले लेते हैं। 2 नहीं मिला है तो 2 को भी ले लेंगे, और 7 नहीं मिला है तो 7 को भी ले लेंगे, जो मिला है तो उसको तो ले भी किए हैं। ठीक है, अब सिंपल करना है, 13 दूनी के 26 गुणे 7, तो 26 में 7 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 182। कितना हो जाएगा, 182। देखिए 7 छक 42 को 82 लगा, 4 7 दूना के 14, 4 18, कितना हो गया, 182 हो गया। तो यहाँ पे एचसीएफ आपका 13 निकल गया, एलसीएम आपका 182 निकल गया। ठीक है, तो देखिए एचसीएफ और एलसीएम तो दोनों हमने निकाल दिया। अब बात आती है किसकी, जांच करने की। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जाँच कर लेते हैं। देखिए जाँच में क्या बोला था हमसे, जाँच में तो ये बोला था दोनों संख्याओं को गुणनफल, कह रहा था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा वह एलसीएम गुणे एचसीएफ के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोनों संख्याओं का गुणनफल का मतलब क्या, 26 गुणे 91, ये तो दोनों संख्या हैं, तो दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम कितना निकला है, 182, एचसीएफ कितना निकला है, 13। अब गुणा करके देख लीजिए, तो देखिए यहाँ पे ये होगा कि जब हम 26 में 91 का गुणा करेंगे तो आएगा 2366। ठीक है, क्या आएगा, 2366 आएगा जब 26 में 91 गुणा करेंगे, बराबर। और जब 182 में 13 को गुणा करेंगे स्टूडेंट, तो ये भी आएगा आपका 2366। गुणा करके देख लीजिए, दोनों सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जांच कर लिया हमने, ये प्रूफ कर लिया कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन पे भी सॉल्व कर दिया और प्रूफ करके आपको दिखा भी दिया। तो ये दूसरे का पहला था, ये दूसरे का क्या था, पहला था। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको। इसी तरह हमें दूसरे का दूसरा चेक करना पड़ेगा। तो चलिए दूसरे का अब दूसरा देखते हैं। दूसरे का दूसरा दे रखा था 510 और 92 दे रखा है, 510 और 92। अब 510 और 92 का हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे और फिर जांच करेंगे। तो चलिए पहले इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देते हैं। तो इसको तोड़ेंगे तो 2 दूनी के 4 और 2 पाँचे 10, फिर 2 पाँचे 10, 255 बार में। ठीक है, फिर 3 से कटाएंगे, 3 आठे 24 और 3 पाँचे 15। ठीक है, फिर किससे कटेगा, 5 से, 17 पाँचे 85, फिर ये किससे कट जाएगा, 17 से कट जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 92 को तोड़ लेते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 92 को तोड़ेंगे तो 2 से कटाएंगे, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 46 बार में कट जाएगा। हाँ, फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 23 बार में, फिर यह 23 से कट जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, तो 510 को क्या लिखेंगे हम, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और यहाँ पे 92 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है, यही तो लिखेंगे। अब देखिए आप करना क्या है कि अब एचसीएफ पहले निकाल लेते हैं। एचसीएफ किसका, 510 और 92 का। तब 510 और 92 का एचसीएफ क्या होगा, कॉमन क्या मिला इसमें, 2 इसमें है, 2 इसमें है, और तो कोई कॉमन नहीं मिला है, तो 2 पे पावर 1 मतलब 2 इन सभी का क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। ठीक है, अब एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम इन दोनों 510 और 92 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम में क्या होता है, जो मिलेगा तो उसको तो 2 मिल रहा है तो 2 तो ले लेंगे, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 मिला, 2 ले लिया, इसमें एक और 2 बच गया, 2 को सम्मिलित कर दीजिए। 3 बचा है, 3 को ले लीजिए। 5 बचा है, 5 को ले लीजिए। 17 बचा है, 17 को ले लीजिए। 23 बचा है, 23 को ले लीजिए। ठीक है, इतना चीज़ बचा है, सबको मैंने ले लिया। अब इसको तब गुणा करेंगे आप तो 23,460 आएगा।
ठीक है। जब इन सभी को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 23,460 आएगा। तो ये HCF 2 आ गया, LCM 23,460 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, तो सिर्फ जांच करना है। ठीक है, क्या करना है, जांच करना है। और जांच में क्या होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये नहीं कह रहा था हम लोग को जांच करने के लिए कि दोनों संख्याओं को जो गुणनफल होगा वह LCM और HCF के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी जाके ये क्वेश्चन सही होगा। तो दोनों संख्या गुणनफल का मतलब क्या, 510 गुणे 92, और LCM इधर क्या आया है आपका 23,460, और HCF आया है 2। तब 510 में जब 92 का हम गुणा करेंगे स्टूडेंट, तो ये आपका क्या आएगा, तो 46,920 आएगा। ठीक है, बराबर। और 23,460 में तब 2 को गुणा करेंगे तो ये भी आएगा 46,920 आएगा। अब दोनों इधर भी और इधर दोनों बराबर आ गया, मतलब मेरा क्या हो गया, जांच हो गया। ठीक है, तो ये दूसरे था जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरे का तीसरा लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरे का तीसरा 336 और 54 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सिंपल पहले इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो 336 को तोड़ लेते हैं, तो 2 से कटाएंगे, तो 2 से कटाएंगे तो कितना बार जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 आठे 16, 168 बार में। ठीक है, फिर यहाँ 2 से कटाएंगे तो 2 आठे 16, 2 चौको 8, 84 बार में। फिर 2 से कटाएंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 42 बार में। 2 से कटाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 बार में। 3 से कटाएंगे तो 3 7 21, फिर 7 से कटाएंगे तो कट गया पूरा। ठीक है, इसी तरह 54 का निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो 2 दूनी 4 और 2 साते 14, फिर अब 3 से कटाएंगे तो 3 9 27, फिर 3 से कटाएंगे तो 3 3 9, फिर 3 एकम 3। ठीक है, अब देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं, 336 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 2 कितने बार आया, 4 बार, तो 2 पे पावर 4 लिख देंगे, गुणे 3 और गुणे 7 लिख दिया। ठीक है, इसी तरह 54 में 2 गुणे 3 बार आया तो 3 पे पावर 3 लिख देंगे, सिंपल। अब देखिए निकालेंगे हम HCF, क्या निकालेंगे, HCF। जब HCF निकालेंगे तो देखिए क्या मिल रहा है HCF में, तो HCF में क्या मिल रहा है यहाँ पे, तो 2 सिर्फ इसमें 2 है। ठीक है, इसमें 2 4 बार है, तो 2 इसमें है तो 2 इसमें 1 बार मिल जाएगा, मतलब 2 पे पावर 1 यहाँ पे मिल गया। ठीक है, और गुणे यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे 1 है, और यहाँ 3 बार है, तो 3 1 है तो 3 इसमें से 1 लेंगे, मतलब 3 पे पावर 1 मिल गया। ठीक है, तो 2 पे पावर 2 मतलब 2 और 3 पे पावर 1 मतलब 3, 3 दूनी के 6, इसका HCF कितना निकल गया, 6 निकल गया। ठीक है, इसी तरह इसका LCM ले लेंगे। ठीक है, LCM में लेंगे तो LCM में क्या होता है, सबसे बड़ी घात। ठीक है, सबसे बड़ी घात LCM लेते हैं, तो 2 पे पावर 4 सबसे बड़ा है तो इसको ले लेंगे, 3 पे पावर 3 ये बड़ा है तो इसको ले लेंगे, फिर 7 बच रहा है तो 7 को भी ले लेंगे, बात खत्म, पूरा आ गया। तो 2 पे पावर 4 का मतलब क्या होता है 16, 3 पे पावर 3 का मतलब क्या होता है 27, और फिर ये क्या हो जाएगा 7, ये तीनों को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3024। कितना आ जाएगा, 3024 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे HCF आपका 6 आ गया और LCM आपका 3024 आ गया। ठीक है, अब बात आती है सिर्फ जांच की, क्या आती है, जांच की। और जांच में क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF, यही होता है। ठीक है, तो सिंपल अब करना क्या हमको, इसी पर लिख देना दोनों संख्याओं का गुणनफल का मतलब 336 गुणे 54 बराबर LCM कितना आया 3024 और HCF कितना आया 6 आया। ठीक है, अब गुणा कर दीजिए, तो 336 गुणे 54 तब करेंगे हम स्टूडेंट, तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 18,144 अब बराबर, और जब हम 3024 में 6 का गुणा करेंगे तो ये भी उतना ही आएगा, 18,144 आएगा, और यह जांच हो गया। ठीक है, तो देखिए दूसरे में 3 सवाल था, तीनों सवाल मैंने अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया। देखिए तो दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया अच्छे तरीके से, दूसरे में 3 था, तीनों सॉल्व हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरे की बारी आती है, और क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें सिर्फ HCF और LCM ज्ञात करना है इन तीनों का, जैसे 12 15 21 का HCF और LCM ज्ञात करना है, 17 23 29 का भी HCF और LCM ज्ञात करना है, उसी तरह 8 9 25 का भी। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए और हम चलते इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आप लोगों को। चलिए देखिए तीसरे का पहला आपको दिखाई दे रहा है,
ये तीसरे का पहला है, ठीक है। मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से स्पष्ट हो सके। तीसरे का क्या है, पहला। अब तीसरे का पहला देखा रहा 12, 15, 21। अब 12, 15, 21 को मुझे एलसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए तोड़ते हैं। तो 12 का इधर 12 को तोड़ेंगे तो 2 छक्के 12, 2 से कटाएंगे 2 3 6, फिर 3 से कटाएंगे 3 एकम 3। इसी तरह 15 को तोड़ेंगे तो 3 5 15, फिर 5 एकम 5। फिर 21 को तोड़ेंगे तो 3 7 21 और 7 एकम 7, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 2 बार है तो 2 पे पावर 2 गुणे 3, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। 15 को क्या लिखेंगे, 3 गुणे 5 लिख देंगे। फिर 21 को क्या लिख देंगे, 3 गुणे 7 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ तक हमने अच्छे तरीके से लिख दिया। अब सिंपल क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। अब एचसीएफ ज्ञात करना है तो एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन कौन मिल रहा है, ठीक है। तो 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें, बात खत्म। 3 पे पावर 1 मतलब 3। 3 यहाँ पे क्या निकल गया, इसका एचसीएफ निकल गया, ठीक है। और एलसीएम, क्या एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम क्या होगा, जो मिल रहा था 3 को हम ले लेंगे और जो नहीं मिल रहा उसको भी लेंगे। तो 2 पे पावर 2 भी मैंने ले लिया, 5 भी ले लिया और 7 भी ले लिया, ठीक है स्टूडेंट। अब 2 पे पावर 3 को मतलब 3, 2 पे पावर 2 को मतलब 2 दूनी के 4 गुणे 5 गुणे 7। तब 5 चौक को 20 और 20 साथ कितना होता है, 140 गुणे 3 और 14 3 42, 420, ठीक है। तो यहाँ 420 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। और 3 यहाँ पे क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। तो तीसरे का पहला सॉल्व हो गया। यही तो हमसे पूछा था कि इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कितना सिंपल है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया ना, क्वेश्चन नंबर पहला तीसरे का क्लियर हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरे का दूसरा देखने वाले हैं, ठीक है। तीसरे का क्या देखने वाले हैं स्टूडेंट, दूसरा। अब तीसरे का दूसरा दे रखा है यहाँ पे कि 17 का 23 और 29 दे रखा है। इसका भी मुझे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो चलिए 17 को, अब 17 में क्या है, 17 तो सिर्फ 17 से ही कटेगा, ठीक है। 23 क्या है, 23 तो सिर्फ 23 से कटेगा। 29 क्या है, 29 सिर्फ 29, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, अभाज्य संख्या है। तब सिंपल करना है, इसमें तो एकदम पूरा सिंपल निकल गया है। 17 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 17 गुणे 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। 23 को क्या लिख सकता हूँ, 23 गुणे 1 लिख सकता हूँ। 29 को क्या लिख सकता हूँ, 29 गुणे 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो कितना सिंपल है। अब इसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालना है किसका, 17 का, 23 का, 29 का। तो एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ यही तो होता है अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात। अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल, यही तो एचसीएफ कहलाता है। तो एचसीएफ इसमें भी एक, इसमें एक, इसमें एक। तो एचसीएफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसका बात करें एलसीएम का, कि एलसीएम क्या होगा, 17, 23 और 29 का। तो एलसीएम में क्या होता है स्टूडेंट, कि जो मिलता है उसको ले लेते हैं। तो 1 मिल रहा है तो 1 को ले लेंगे, और जो नहीं मिलता है उसको भी ले लेते हैं। मतलब 17 को ले लेंगे, 23 को ले लेंगे और 29 को ले लेंगे, ठीक है। और जब 1 गुणे 17 गुणे 23 और गुणे 29 को सॉल्व करेंगे तो 11,339 आ जाएगा आपका आंसर। ये हो जाएगा आपका एलसीएम। तो एलसीएम इतना हो गया, एचसीएफ आपका 1 हो गया, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, कोई भारी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो कितना अच्छे से तीसरे का दूसरा भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरे का तीसरा सॉल्व कर देते हैं, फिर ये क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। नहीं 3 ही क्वेश्चन दिए थे ना, 3 क्वेश्चन दिए थे, 8, 9 और 25। ये लास्ट क्वेश्चन है तीसरे का, 8, 9, 25। अब इसका ज्ञात करना तो ये भी सिंपल ही तो है। अब सिंपल इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो चलिए डायरेक्ट तोड़ देते हैं। 8 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, यही तो लिखेंगे। और 2 गुणे 2 का मतलब क्या आ जाएगा, 2 पे पावर 3, ठीक है। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3, और 3 गुणे 3 का मतलब 3 पे पावर 2, ठीक है। 25 को क्या लिख देंगे, 5 गुणे 5, इसका मतलब 5 पे पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके गुणे में एक आप लिख सकते हैं, ये तो एक सबका होता है, ठीक है। एक तो सबका गुणनखंड होता है, तो एक आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ किसका, 8, 9, 25 का। तो 8, 9, 25 का एचसीएफ क्या है, जो मिलता है।
तो एक ही मिल रहा है, तो एक हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और तो कोई कॉमन मिल नहीं रहा है कि एचसीएफ लूँगा, ठीक है। अब एलसीएम की बात करूँ, एलसीएम 8, 9, 25 का, तो इसमें जो नहीं मिल रहा है उसको भी ले लेते हैं। तो एक मिला तो एक तो ले लेंगे, 2 पे पावर 3 को भी ले लेंगे, 3 पे पावर 2 को भी ले लेंगे, 5 पे पावर 2 को भी ले लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो 2 पे पावर 3 का मतलब 8, 3 पे पावर 2 को मतलब 9, 5 पे पावर 2 को मतलब 25। और जब 8, 9, 25 को जब आप गुणा करेंगे डायरेक्ट आएगा 1800। यही हो जाएगा आपका आंसर, यही हो जाएगा आपका एलसीएम। तो एचसीएफ 1, एलसीएम 1800। क्लियर हो गया। तो तीसरे का तीनों क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा अच्छे तरीके से यह समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने थे। हमने अच्छे तरीके से करके दिखा दिया, ठीक है। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एचसीएफ 306 और 657, इन दो संख्याओं का एचसीएफ 9 दिया है और एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। कह रहा है कि एचसीएफ 306 और 657 का 9 है, तो एलसीएम कितना होगा इन संख्याओं का, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छे तरीके से इसको ज्ञात कर लेते हैं। एचसीएफ आपको दो संख्याओं को 9 दिया है और एलसीएम उसी संख्या का पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, अभी मैं सॉल्व करके बताता हूँ। चलिए तो यहाँ पे चौथा आ गया। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आपको एचसीएफ दे रखा था, कह रहा था कि एचसीएफ जो है 306 का और 657 का एचसीएफ आपको 9 दे रखा था और कह रहा था कि जब दो संख्याओं का एचसीएफ 9 है तो आप एलसीएम ज्ञात कीजिए इन दो संख्याओं का, 606 का और 657 का आपको एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए बहुत ही सिंपल होता है और किस प्रकार इसको ज्ञात किया जाएगा। तो एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूला से यह ज्ञात हो जाएगा कि एक फार्मूला होता है जैसा अभी हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। यहाँ पे बुंदा रहेगा एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये तो फार्मूला होता है ना, अभी हम लोग सॉल्व भी किए हैं जस्ट पहले कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल यह होता है। अब हमको ज्ञात क्या करना है स्टूडेंट, एलसीएम। और जब यहाँ से हमको एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे में, यह एचसीएफ गुणा में है तो एचसीएफ इधर किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो बस अब सॉल्व हो गया ना आपका। तो एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या मतलब क्या, 306 गुणे 657, अब बटे में एचसीएफ कितना दे रखा था, तो एचसीएफ 9 दे रखा था, ठीक है। अब कटा दीजिए तो 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 3 27 और 3 बच जाएगा, 3 और 6 36, 9 चौको 36, 34 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 34 गुणे 657, और जब 657 में 34 को गुणा करेंगे तो आएगा 22,000, कितना आएगा 22,338 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 22,338 आएगा। यह हो गया इसका क्या, एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोला था, एलसीएम हो गया, ये हो गया इसका आंसर। तो कितना सिंपल है। तो फार्मूला के हिसाब से आप एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं और कभी कभी एचसीएफ भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। एचसीएफ ज्ञात करना होगा तो दोनों संख्याओं, दो संख्या दे देगा और एलसीएम दे देगा, तो एलसीएम फिर नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो दोनों पूछ सकता है और आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 में की। अब एक क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, इसको ध्यान में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कह रहा जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए आइए देखते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वें का आंसर, वो 5वें दिया था कि जांच कीजिए कि क्या किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो उसके कुछ लिए हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है वह 5 से क्या होती है,
विभाज्य होती है। कोई भी संख्या अगर शून्य पर समाप्त होगी तो 100% वो 5 से क्या होगी, विभाजित होगी। उसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, जो संख्या 5 से विभाजित होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 तो आना ही चाहिए, तभी तो विभाजित होगी। अतः यहाँ 6 पे पावर n की बात करते हैं। 6 पे पावर n का मतलब 6 के क्या तोड़ सकते हैं, 2 पे 2 गुणे 3 के रूप में तोड़ सकते हैं, 2 3 6 इसके पावर n। अब यहाँ पे 2 पे पावर n हो जाएगा, गुणे 3 पे पावर n हो जाएगा। ठीक है, अब बात समझिए, यहाँ 6 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल क्या आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है। केवल क्या आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है। तो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार से गुणनखंड क्या है, यहाँ पे अद्वितीय है। और यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे हम लोग कि 6 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं आ रही है, और अतः 6 पे पावर n किसी प्राकृत संख्या n के लिए कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। ये बताइए, उसमें क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि क्या 6 पे पावर n जो संख्या है वो n का ऐसा मान जो 0 पर समाप्त हो सकता है, कोई हमें ऐसा मान बताइए। तो ये बताइए, तब 6 पे पावर n का मान कोई भी अगर 0 पर समाप्त होता तो जाहिर सी बात है वो 5 से विभाजित होता। अब 5 से विभाजित होता तो वह तब इसका मैं गुणनखंड करता तो 5 आता, लेकिन मैं 6 पे पावर n का गुणनखंड कर रहा हूँ तो यहाँ पे सिर्फ 2 और 3 आ रहा है, 5 का कहीं नाम निशान नहीं है। तब 5 का कहीं नामो निशान नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो शून्य पर कभी समाप्त नहीं होगा। तो वही चीज़ लिखा है यहाँ पे कि 6 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं आ सकती। कहाँ आ रही, नहीं ना आ रही है। अतः 6 पे पावर n किसी प्राकृत संख्या n के लिए कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार आपको थ्योरेटिकल लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं जिस प्रकार लिखा हूँ वीडियो को रोक के आप लिख लीजिएगा। ये 5वें का आंसर यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 5वां क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए 5वां क्वेश्चन समझ में आ गया ना। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसको मैंने बता दिया। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 6वें की। अब क्वेश्चन नंबर 6वां दे रखा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएँ क्यों हैं। हमको व्याख्या करना है कि जो दो संख्याएं आपको इतनी बड़ी बड़ी दो संख्याएं दिखाई दे रही हैं ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए मैं सॉल्व करके बताता हूँ। चलिए तो स्टूडेंट चलिए सॉल्व करते हैं। हमको क्या इसमें दे रखा था, कह रहा कि व्याख्या कीजिए। हमको बोल रहा है यह क्वेश्चन नंबर 6वां, व्याख्या कीजिए। अब व्याख्या करने के लिए ये बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि जो 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 एक संख्या यह हो गई, और एक संख्या दे रहा है आपको 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5 एक संख्या यह हो गया। ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, भाज्य संख्या क्यों है, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो सिंपल है, देखिए यहाँ पे जो पहली संख्या आपको दे रखा है, पहली संख्या क्या दे रखा है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक संख्या यहाँ पे गुणा में है, प्लस के बाद 13 यहाँ पे आ गया। तो 13 अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 7 गुणे 11 और प्लस यहाँ से 13 कॉमन ले लिया तो 1 बच गया। तो यहाँ पे 13 यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, 13 क्या हो गया, कॉमन हो गया। और यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे एक लाइन, क्योंकि यहाँ 13 एक गुणनखंड है कि नहीं, गुणनखंड बिल्कुल है क्योंकि हमने कॉमन लिया है। क्योंकि यहाँ 13 क्या है, गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्या 13 से क्या है, भाज्य है। इसलिए दी गई संख्या 13 से क्या है, भाज्य है। ठीक है, क्लियर। इसी प्रकार दूसरी संख्या की बात कर लें तो दूसरी संख्या में दे रखा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5। तो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 1, यह बच जाएगा। तो इसमें 5 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि यहाँ 5 एक गुणनखंड है, क्योंकि यहाँ 5 एक क्या है, गुणनखंड है। अब यहाँ 5 एक गुणनखंड है तो इसलिए दी गई संख्या 5 से क्या है, भाज्य है, 5 से क्या है, भाज्य है।
अब दोनों संख्या भाज्य हो रही हैं, ठीक है, इसलिए लास्ट में हम लोग लिखेंगे अतः 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5 दोनों भाज्य संख्याएं, दोनों भाज्य संख्याएं, यही तो हमसे पूछा था ना, दोनों भाज्य संख्याएं, इसलिए दोनों भाज्य संख्याएं कि दोनों को गुणनफल आ रहा है, यह 13 से विभाजित हो जाएगी, यह 5 से हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि नहीं, अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, यही तो पूछा था कि व्याख्या कीजिए कि ये संख्या और ये संख्या भाज्य संख्याएं क्यों है। तो बिल्कुल इसलिए क्यों है कि इसमें 13 कॉमन आ रहा है, इसमें 5 कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है, 13 से विभाजित हो जाएगी, 5 आ रहा है तो 5 से विभाजित होगी, तो दोनों अलग अलग संख्या विभाजित हो रही है, तो जाहिर सी बात है दोनों संख्याएं क्या है, भाज्य संख्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में आप नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अरे क्वेश्चन नंबर 6वां है, सॉरी क्वेश्चन नंबर क्या है, 6वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां भी आप लोगों को सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7वें की बात कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 7वां है, इसके बाद एक्सरसाइज ये समाप्त हो जाएगी पूर्ण रूप से। कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार रास्ता है, पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना मिनट लगता है, 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे स्टूडेंट, ठीक है। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए आइए इसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 7वां क्या कर रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर, मान लीजिए कि ये कोई खेल का मैदान है, ठीक है, एक कोई खेल का मैदान है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यह क्या है, वृत्ताकार पथ है, यह क्या है, रास्ता है, ठीक है, ये वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना लगता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, सोनिया को कितना लगता है, 18 मिनट लगता है, ठीक है। इस वृत्ताकार एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि जब इसको एक चक्कर लगाता है पूरा तो उसको कितना लगता है, 12 मिनट, और सोनिया को कितना लगता था, 18 मिनट लगता था। कह रहा है कि मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान पर, मान लीजिए कि यहीं से दोनों स्टार्ट करते हैं, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं दोनों साथ साथ में, तो पुनः कितने समय बाद पुनः वह प्रारंभिक स्थान पे मिल जाएंगे, मतलब यहाँ से चलना दोनों प्रारंभ करें तो कितना स्पीड में आके, मतलब कितना समय आके यहाँ पे मिल जाएंगे, कितने, ठीक है, प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे पुनः कितना समय बाद। तो सिंपल है, इसका करने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि यहाँ हम क्या लेंगे, 18 और 12 का क्या लेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। चलिए सबसे पहले ये काम करेंगे, तो 18 और 12 का एलसीएम, तो 18 को पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, तो 2 9 18 और 3 तो लिखे 9, 3 एकम 3, इसी तरह 12 को तोड़ेंगे, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3, ठीक है। तो यहाँ पे 18 को क्या लिख देंगे, 2 गुणे 3, 2 बार है तो 3 पे पावर 2 लिख देंगे, इसी तरह 12 को क्या लिखेंगे, 2 बार है तो 2 पे पावर 2 गुणे 3 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अब सिंपल आपको करना है, यहाँ पे ये चीज़ें मैं थोड़ा छोटा कर देता ताकि आपको क्लियर हो सके, ठीक है, इससे थोड़ा बड़ा, हाँ हो गया। अब देखिए एलसीएम ज्ञात करना था ना, तो चलिए एलसीएम ज्ञात होगा, तो एलसीएम क्या होगा, कोई मिल रहा है तो 2 पे पावर 1 मिल रहा है, 2 पे पावर 1 लेंगे, यहाँ पे 3 पे पावर 1 मिल रहा है, 3 पे पावर 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे अभाज्य गुण, यहाँ पे सॉरी एलसीएम लेना है, एलसीएम में तो जो मिलता है और जो नहीं मिलता सबको ले लेते हैं। तो एलसीएम में मतलब एलसीएम का बात ये समझिए कि सबसे बड़ी घात, तो 2 पे पावर सबसे बड़ी घात क्या है, 2 पे पावर 2 की है सबसे बड़ी घात, ठीक है, और 3 पे पावर 2 ही सबसे यहाँ पे बड़ी घात है, इसको ले लिया। तो 2 पे पावर 2 का मतलब 4 और 3 पे पावर 2 का मतलब 9, 9 चौको 36, ठीक है 36। अब 36 आ गया तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि अतः सोनिया और रवि, एक ही स्थान से चलने के बाद 36 मिनट, कितना 36 मिनट बाद
प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए। सोनिया और रवि एक ही स्थान से चलने के बाद 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बुक देख लीजिए आप लोग। इस बुक में प्रश्नावली 1.2 के 7 क्वेश्चन था और 7 क्वेश्चन मैंने अच्छे तरीके से आपको एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया। अभी एक ही वीडियो में एक एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी, बहुत जल्दी से मैं कोर्स आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो ये बताइए वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।